हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन फार्मेसी। आज आपके लिए मैं एक दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आज कवर करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये बीच बीच में आती रहेगी और इसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हाईली रिकमेंडेड हैं, जो हर बार किसी ना किसी पेपर में पूछे जाते हैं। और इन टॉप 50 क्वेश्चंस में मैं आपको ऐसे अदर क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो हर बार एम्स पूछता है या फिर डीएसएसबी या आरआरबी की टॉप लिस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो कहने को तो ये 50 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज, लेकिन मैं आपको डिटेलिंग कराऊंगा इसमें और भी एमसीक्यूज कराऊंगा, जिसमें मान के चलो आप आपके 50 क्वेश्चंस को लेके जिसमें आपके टोटल लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, विच ड्रग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अपसेंस सीजर। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है आपका फिनेटोइन, फिनोबार्बिटोन, इथोसक्सीमाइड एंड कार्बामेज़ेपिन। तो आपको फ्रेंड्स पता ही है, हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है अपसेंस सीजर के लिए वो हम यूज़ करते हैं इथोसक्सीमाइड, है ना। इसमें कई बार ना आपको ऑप्शन में सोडियम वैल्प्रोइड भी दिखाई देता है। ठीक है, जो हमारा बुकिश आंसर है वो है इथोसक्सीमाइड, और जो सोडियम वैल्प्रोइड है वो अभी लेटेस्ट जो हमारा प्रोसीजर्स चल रहे हैं, तो जो बेस्ट आंसर है वो एक्चुअल में सोडियम वैल्प्रोइड है। लेकिन अगर हम बुकिश आंसर की बात करेंगे तो इथोसक्सीमाइड है, क्योंकि इथोसक्सीमाइड पहले बहुत चला करता था, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि ये बच्चों में अगर सीजर जो आते हैं हमारे, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इथोसक्सीमाइड रखते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली आज के टाइम पे हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है सोडियम वैल्प्रोइड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपका ये हमारा जो है ड्रग ऑफ चॉइस अपसेंस सीजर्स में, तो सीजर्स में ना मेनली हमारी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपकी एपिलेप्सी का ये पार्ट है, सीजर्स जो होते हैं हमारे एपिलेप्सी के पार्ट हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके की एपिलेप्सी होती है। एक तो आपकी ग्रैंड मल एपिलेप्सी होती है जिसमें हम यूज़ करते हैं ग्रैंड मल एपिलेप्सी। ठीक है, ग्रैंड मल। और एक होती है आपकी पेटिट मल। ठीक है, पेटिट मल। जो ये एब्सेंस सीजर है ना, ये इसी का पार्ट है। एब्सेंस सीजर जो होता है ना, ये पेटिट मल एपिलेप्सी का पार्ट है। और ये मोस्ट कॉमनली हमारे को दिखाई देते हैं चिल्ड्रन में। ये किस में होते हैं? चिल्ड्रन में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछता है कि ग्रैंड मल एपिलेप्सी किस में होती है और पेटिट मल एपिलेप्सी किस में होती है, तो आप आंसर दोगे जो पेटिट मल एपिलेप्सी है वो चिल्ड्रन में होती है, और जो ग्रैंड मल है वो अडल्ट में होती है। ठीक है, ग्रैंड से आप कैसे याद रखोगे ब्रांड? जो ग्रैंड मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो बड़ा यानी बड़े हमारे क्या होते हैं? अडल्ट। तो ग्रैंड वाला एपिलेप्सी किस में होती है? हमारी अडल्ट में होती है। इसी को हम जो हमारी जो फ्रेंड्स जो ये ग्रैंड मल है ना, इसी का पार्ट होता है टोनिक क्लोनिक सीजर। इसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा पेटेड मल में हम यूज़ करते हैं अब्सेंस सीजर। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक एक ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। अगर हम आ जाते हैं फिनाइटोइन, देखो फिनाइटोइन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले तो फिनाइटोइन से ये पूछता है हमारा कि इसके अंदर रिंग कौन सी होती है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स कौन सी रिंग होती है? इसके अंदर हाइडेंटोइन रिंग होती है। फिनाइटोइन में कौन सी रिंग होती है? सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि रिंग कौन सी होती है? हाइडेंटोइन। दूसरा जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसके पूछता है साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट्स में इसके तीन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहला जो है हमारा जरूर पूछता है जिंजीवल हाइपरलेशिया। जिंजीवल जिंजीवल हाइपरलेशिया किससे होता है फ्रेंड्स? तो वो हमारा साइड इफेक्ट है आपका फिनाइटोइन का। दूसरा जो है इसका गम हाइपरट्रोफी। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ना फ्रेंड्स इसका, वो है गम हाइपरट्रोफी। गम हाइपरट्रोफी। ठीक है, और जो तीसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है आपका हिरसुटिज्म, है ना। इसका जो तीसरा साइड इफेक्ट है जो मोस्ट कॉमन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं फ्रेंड्स, इन्हें जरूर याद रखना आप। हिरसुटिज्म। ठीक है, और फिनाइटोइन जो पेशेंट ले रहा होता है उसमें विटामिन बी9 की डिफिशियंसी हो जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो जो पेशेंट फिनाइटोइन पे होता है उसमें बी9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। कई बार हम ये भी बोलते हैं बी9 को हमें बताइए, जब जिस पेशेंट में बी9 की डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें क्या हो जाता है? मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि किसकी डेफिशिएंसी है, मतलब किस फिनाइटोइन जब हम देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट में हमारे को कौन सा अनीमिया देखने को मिलता है? तो उसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स? मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। सेकंड है फिनोबार्बिटोन। देखो मैं फिनोबार्बिटोन का अगर मैं बताऊँ, इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, ये बनता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा ये किसमें? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल सीजर्स में। नियोनेटल सीजर्स के लिए, नियोनेटल सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है हमारा? नियोनेटल सीजर्स के लिए हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है फिनोबार्बिटोन। ठीक है, और फिनोबार्बिटोन हमारा किस में आता है? ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आता है फ्रेंड्स, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में। अगर मैं बोलूँ लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कौन है,
तो इसमें आ जाएगा आपका फिनोबार्बिटोन, ठीक है। और एक अगर मैं बात करूँ नियोनेटल, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, जो ये नियोनेटल सीजर्स में यूज़ किया जाता है फिनोबार्बिटोन। नियोनेटल्स का अगर मैं बात करूँ पीरियड क्या होता है, तो इनका जो होता है ना पीरियड, वो होता है 1 वीक से लेके 1 मंथ तक, है ना। इनका जो पीरियड होता है वो होता है 1 वीक से लेके 1 मंथ तक, ठीक है। अगर मैं बर्थ से लेके 1 वीक तक बात करूँ तो उन्हें क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूँ 1 वीक तक, बर्थ से 1 वीक तक, तो बर्थ से 1 वीक जो होता है वो होता है आपका न्यूबॉर्न, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूबॉर्न, ठीक है। कार्बोमazepine से रिलेटेड 180 मिनट हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब कार्बोमazepine पे आ जाते हैं। कार्बोमazepine से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया, ठीक है। और इसमें कौन सी रिंग होती है हमारी, इसके अंदर जो रिंग होती है ना वो होती है 10-11 इपोक्सी, 10-11 इपोक्सी कार्बामazepine, 10-11 इपोक्सी कार्बामazepine। ये सारे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इथो कार्बामazepine जो है ना हमारा, इससे हमारा क्या है, कौन सा सिंड्रोम करता है, इससे हमारा क्या होता है, सैन जॉनसन सिंड्रोम भी होता है इससे, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन। कार्बामazepine से हमारा कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है हमारे को, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। तो ये इस हमने जो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इससे हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे फ्रेंड्स। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनाटोइन पे आ जाते हैं हम। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनाटोइन क्या होता है हमारे को पता ही है, ये करता है हमारा ब्लॉक सोडियम चैनल को। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लॉक सोडियम चैनल को, ठीक है। सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाले अगर मैं बोलूँ अदर ड्रग्स कौन से हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट में, कौन सा पढ़ते हैं, क्लास फर्स्ट एंटी रिदमिक ड्रग। जो हमारे क्लास फर्स्ट जो एंटी रिदमिक ड्रग होते हैं, जो एंटी रिदमिक ड्रग होते हैं फ्रेंड्स, जो एंटी रिदमिक ड्रग होते हैं जो क्लास फर्स्ट के, वो भी क्या होते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर। अगर मैं बोलूँ लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, तो लोकल एनेस्थेटिक्स भी कैसे काम करते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, वो है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे को पता ही है कौन से आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लॉक, अगर हम अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ब्लॉक कैल्शियम चैनल। अगर हम ब्लॉक कैल्शियम चैनल की बात करें तो इसमें हमारे को पता है कौन से आ जाते हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं, एक तो आपका वीरापेमिल आ जाता है, वीरापेमिल यहाँ पे आ जाता है आपका। अगर मैं कैल्शियम चैनल की बात करूँ तो एक तो आपका इसका वेरापेमिल आ जाता है, वेरापेमिल। एक आता है आपका डिल्टियाजेम, डिल्टियाजेम आता है, डिल्टियाजेम आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके सारे डिपिन वाले, जिनके भी पीछे डिपिन होता है ना, सारे के सारे डाइहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव में आते हैं आपके, ठीक है। जिसमें फिलोडिपिन, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन वगैरह वाले आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एनहेंस गाबा एक्टिविटी। गाबा एक्टिविटी को कौन एनहेंस करते हैं, आपके इसमें आ जाते हैं आपके बेंजोडाइजेपिन, ठीक है फ्रेंड्स। जो बेंजोडाइजेपिन होते हैं वो क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं गाबा एक्टिविटी को। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, इनहिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कार्बोनिक अनहाइड्रेस को कौन इनहिबिट करते हैं, इसमें आ जाता है आपका एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, ठीक है फ्रेंड्स। डोरजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, जिसके पीछे जोलामाइड आता है ना फ्रेंड्स, वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, तो मेटफॉर्मिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है हमारा लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। ये ब्लड का पीएच को क्या कर देता है, कम कर देता है हमारा। तो इसके लिए हमारे को सॉल्यूशन क्या होता है, जनरली बात है जब हमारा ब्लड का पीएच कम हो जाएगा, हमारे को पता है कि नॉर्मल हमारी ब्लड की जो पीएच रेंज होती है फ्रेंड वो कितनी होती है, 7.35 से लेके 7.45 तक होती है, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है, हमारा जो ब्लड का पीएच है ना ये कम हो जाता है। तो इसको कम हो गया तो बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने के लिए इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो है आपका विच बीटा ब्लॉकर इज कार्डियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो कार्डियो सेलेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है, कार्डियो सेलेक्टिव का मतलब होता है हम बात करते हैं बीटा वन ब्लॉकर, क्योंकि हमारे को पता है हमारे हार्ट में जो रिसेप्टर होते हैं कौन सा होता है हमारा, बीटा वन होता है। हार्ट में हमारा कौन सा होता है, बीटा वन होता है। तो कार्डियो सेलेक्टिव का मतलब होता है हमारा जो ओनली बीटा वन पे काम करे। तो ओनली बीटा वन पे कौन सा काम करता है हमारा, ये एटिनोल वन होता है ना। और भी होते हैं, एटिनोल भी होता है, मीटोप्रोलोल भी होता है हमारा, मीटोप्रोलोल भी होता है, एस्मोलोल भी होता है, एस्मोलोल भी होता है। ये सारे कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं ना। अब आ जाते हैं हम इसके अदर ऑप्शंस की, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो प्रोप्रानोलोल। जो आपका जो ये प्रोप्रानोलोल है ना,
प्रोप्रानोलोल जो होता है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, आपका किस में आता है, नॉन सेलेक्टिव में आता है, यानी ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों पे काम करता है। ठीक है, टिमोलोल भी हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी नॉन सेलेक्टिव में आता है, ये भी किस में आता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, तो इसमें हम कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो आंसर है वो होता है डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन होता है प्लस ब्रोमोक्रिप्टिन भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो अगर मोर अप्रोप्रिएट आंसर की मैं बात करूँ, तो अगर हमारे को ब्रोमोक्रिप्टिन है तो हम ब्रोमोक्रिप्टिन पे टिक लगाएंगे, अगर डेंट्रोलिन है तो डेंट्रोलिन पे टिक लगाएंगे, अगर दोनों हैं हमारे पास तो हम दोनों पे टिक लगाएंगे। ठीक है, डाइजीपाम हमारे को बताइए, डाइजीपाम, मगर डाइजीपाम से भी हमने पढ़ाई है किस में आता है, बेंजोडाइजिपिन में आता है, किस में 1,4 बेंजोडाइजिपिन में आता है, 1,4 बेंजोडाइजिपिन रिंग होती है इसमें, बेंजोडाइजिपिन। हेलोपेरिडोल फ्रेंड्स हमें बताइए किस में एंटीसाइकोटिक ड्रग है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है ब्यूटाइरोफिनोन। अगर इसकी कैटेगरी में बात करूँ तो क्या होता है, ये आते हैं हमारे ब्यूटाइरोफिनोन, ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव, ये क्या होता है हमारा ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, लिथियम हमारे को बताइए, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट मैनिया, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट मैनिया, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट मैनिया में यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ड्रग कोजिज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम हमारा कौन सा ड्रग करते हैं, तो इसका हमारे को बताइए फ्रेंड्स, सीधा क्या है, क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरामफेनिकोल। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है क्लोरामफेनिकोल को, तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है 50S को, प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस, और वो भी किस पे, प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस 50S पे, 50S। टेट्रासाइक्लिन किसको करता है, टेट्रासाइक्लिन करता है आपका 30S को, और क्लोरामफेनिकोल किसको करता है, क्लोरामफेनिकोल करता है हमारा 50S को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिथ्रोमाइसिन की बताइए फ्रेंड्स हमें ना, एरिथ्रोमाइसिन भी हमारा क्या है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, एरिथ्रोमाइसिन भी क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है, सिप्रोफ्लोक्सासिन आपका किस में आता है, ये आते हैं फ्लोरोक्विनोल्स, फ्लोरोक्विनोल्स। इनका अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूँ तो ये कैसे काम करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं डीएनए जाइलेज को, किसको इनहिबिट करते हैं, डीएनए जाइलेज को इनहिबिट करते हैं, और टोपो आइसोमरेज 4 को भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है, टोपो आइसोमरेज 4 को इनहिबिट करते हैं हमारे सिप्रोफ्लोक्सासिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लूप डायरेटिक्स एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो लूप डायरेटिक किस पे काम करते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है हमारा, ये लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। लूप डायरेटिक किस पे काम करते हैं, हमारे लूप ऑफ हेनले पे, और किस पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं ये मेनली। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पे कौन काम करते हैं, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पे आपके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल की अगर मैं बात करूँ, प्रोक्सिमल पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पे आपके ऑस्मोटिक काम करते हैं। ठीक है, और कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस भी काम करता है इस पे। ठीक है, फिर आता है डिस्टल ट्यूबिल की अगर मैं बात करूँ, डिस्टल ट्यूबिल पे कौन काम करता है आपका, डिस्टल ट्यूबिल पे आपके काम करते हैं थायाजाइड्स, थायाजाइड्स किस पे काम करते हैं, डिस्टल ट्यूबिल पे। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट की अगर मैं बात करूँ, कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट पे आपके आ जाते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, ये आ जाते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, ये किस पे काम करते हैं, हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा नहीं देते फ्रेंड्स, हम टेट्रासाइक्लिन नहीं देते, ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ये क्या है हमारा, इससे अच्छा मतलब एक्चुअल में टेट्रासाइक्लिन हम देते क्यों नहीं है, ये हमारा टेरेटोजेनिक होता है, टेरेटोजेनिक होता है। ये करता क्या है, अगर हम इसे देते हैं प्रेगनेंसी में, तो जो हमारा जो फीटस होता है ना, उसके साथ ये क्या करता है, येलो, ये येलोइश टीथ हो जाते हैं, जो हमारा जो फीटस जो बच्चा होता है ना, उसके जब वो, तो उसके येलोइश टीथ हो जाते हैं, और कई बार डिसकलर, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसकलरेशन ऑफ टीथ भी यूज़ करते हैं वर्ड, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। मोस्टली हमारे को तो देखने के लिए मिलता है, वो तो मिलता है येलोइश टीथ। ठीक है, और क्या होता है, और जो हमारे लिम्स होते हैं ना, जो लिम्स होते हैं, तो ग्रोथ को भी क्या कर देता है, उनकी रिटार्ड कर देता है, जो लिम्स की जो ग्रोथ होती है ना फ्रेंड्स, उसे भी रिटार्ड कर देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। बीटा ब्लॉकर किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर है हमारा फ्रेंड्स किस में आते हैं? अस्थमा में। अस्थमा में हम बीटा ब्लॉकर्स को नहीं देते, ठीक है। बाकी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में तो हम देते हैं फ्रेंड्स, और ग्लूकोमा में और आर्रिथमिया में भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज यूज्ड इन ओपोइड पॉइजनिंग? ओपोइड पॉइजनिंग में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो हम नैलोक्सोन यूज करते हैं, सिंपल एकदम। एट्रोपिन अगर मैं बात करूँ, एट्रोपिन, एट्रोपिन किस में यूज करते हैं हम? एट्रोपिन किसकी पॉइजनिंग में यूज किया जाता है? एट्रोपिन एंड इसके साथ में ये लिख लो प्रेलिडोक्सिन। प्रेलिडोक्सिन, एट्रोपिन और प्रेलिडोक्सिन जो है ना, एट्रोपिन और प्रेलिडोक्साइन किस में यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स? ये यूज किए जाते हैं आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं इन्हें हम। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्लूमाजेनिल, तो फ्लूमाजेनिल किसकी पॉइजनिंग में यूज करते हैं? ये डायजेपाम की, है ना। डायजेपाम की अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या देंगे? फ्लूमाजेनिल। बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं? बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग में हम देते हैं फ्रेंड्स फ्लूमाजेनिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डोसेज फॉर्म इज अ टेम्पर प्रूफ? तो टेम्पर प्रूफ कौन सी डोसेज फॉर्म होती है हमारी? सील्ड एम्प्यूल्स। ये कौन सी होती है? सील्ड एम्प्यूल्स, ठीक है। सील्ड, टेम्पर प्रूफ का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। टेम्पर प्रूफ का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो भी डोसेज फॉर्म बनाई है उसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि अगर उसके साथ कोई छेड़खानी भी करता है ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एम्प्यूल्स होते हैं, हमारे को पता है फ्रेंड्स, जो एम्प्यूल्स होते हैं ना वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, ऐसे करके ना उनको तोड़ना पड़ता है ऊपर से ना। अगर उसका आपको कंटेंट निकालना है ना तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो टेम्पर उसका मतलब ये होता है कि उसमें ऐसा एविडेंस होता है वो, कि अगर प्रिपरेशन से कोई भी छेड़खानी करता है या उसे कंटेमिनेट करता है, निकालता है, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन के साथ में छेड़खानी हुई है। तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम टेम्पर प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, विच स्टेरिलाइजेशन मेथड इज यूज्ड फॉर हीट लेवाइल लिक्विड? ठीक है, हीट लेवाइल लिक्विड्स के लिए हम कौन सा स्टेरिलाइजेशन यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हमारा क्या जाता है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा सा बस ध्यान आपको ये देना होता है फ्रेंड्स। देखो, हीट लेवाइल का मतलब क्या है? हीट लेवाइल लिक्विड्स है सबसे पहले। एक होता है आपका हीट लेवाइल यानी हीट स्टेबल। थर्मो लेवाइल वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए हम, थर्मो लेवाइल, थर्मो लेवाइल। फ्रेंड्स इसको हम कई बार यूज़ करते हैं, हीट लेवाइल लिक्विड्स की जगह वर्ड हम यूज़ करते हैं थर्मो लेवाइल लिक्विड्स। इसके लिए क्या करते हैं? थर्मो लेवाइल लिक्विड्स। इसका मतलब क्या होता है? जो कि हीट से अनस्टेबल हो, हीट अनस्टेबल, ठीक है। यानी अगर आप हीट दे दोगे ना उन्हें तो वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इसमें आपको बस दो चीज़ याद रखनी होती है, एक देखना होता है आपको हीट लेवाइल लिक्विड्स और एक हीट लेवाइल पाउडर्स, ठीक है। अगर पाउडर होगा तो हम क्या यूज़ कर लेंगे? रेडिएशन, ठीक है। अगर लिक्विड है तो क्या यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करूँ मैं ऑटोक्लेविंग की, ऑटोक्लेविंग किस में यूज़ किया जाता है? हमारा ऑटोक्लेविंग यूज़ किया जाता है एक्वस इंजेक्शंस के लिए। एक्वस इंजेक्शंस के लिए हमारा जो बेस्ट मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का वो होता है ऑटोक्लेविंग। ड्राई हीट किसके लिए करते हैं? ड्राई हीट आपको क्या जाता है? ऑयली इंजेक्शन, ऑयली इंजेक्शन और पाउडर्स। और पाउडर्स के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? ड्राई हीट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा हीट लेवाई पाउडर हो जाएगा तो रेडिएशन कर लेंगे, लेकिन अगर पाउडर है सिंपल तो ड्राई हीट कर लेंगे। ऑटोक्लेविंग और किसके लिए किया जाता है? ऑटोक्लेविंग हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए भी हम क्या करते हैं? ऑटोक्लेविंग। ड्राई हीट के लिए बेस्ट क्या हमारा? ग्लास वेयर्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए हम क्या करते हैं? ग्लास वेयर्स के लिए भी हम ड्राई हीट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ इनका मैकेनिज्म क्या है, तो ऑटोक्लेविंग क्या करता है? इसका होता है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन और समटाइम्स हम लिखते हैं कोएगुलेशन, डीनेचुरेशन और कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ड्राई हीट का क्या होता है मैकेनिज्म एक्शन? हमारा ड्राई हीट का जो मैकेनिज्म एक्शन होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? सेल कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ रेडिएशन की, तो रेडिएशन क्या करता है? ये तो म्यूटेशन कर देता है हमारा, है ना। ये तो जेनेटिक फैक्टर में क्या करता है? ये म्यूटेशन कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। इमल्शंस को हम किससे स्टेबलाइज करते हैं? तो इमल्शंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालते हैं हम इमल्शंस के लिए, ठीक है। इमल्शंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इमल्सिफाइंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम अपना, पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन। पार्टिकल साइज कितना होता है सस्पेंशन में? हमारा ये होता है 150 से 1 माइक्रोम से लेके 50 माइक्रोम तक।
ठीक है। एक्चुअल में तो साइज इसका होता है फ्रेंड्स, होता है 0.5 माइक्रोन से लेके 50 माइक्रोन तक। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इमल्शन की, तो इमल्शन में कितना होता है हमारा, इमल्शन में जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 0.1 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक होता है। 0.1 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक होता है हमारा ग्लोब्यूल साइज इमल्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने, वो है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड। ठीक है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। अगर बात करूँ मैं किसकी, टाल की, टाल क्या होता है हमारा, टाल्क होता है हमारा, टाल्क क्या होता है हमारा, टाल्क हमारा जो 5% जो टाल्क होता है ना, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्लाइडेंट की तरह यूज किया जाता है, ग्लाइडेंट। मैग्नीशियम स्टेरेट की अगर मैं बात करूँ, मैग्नीशियम स्टेरेट की, मैग्नीशियम स्टेरेट का जिसके पीछे भी स्टेरेट आता है ना, इसका मतलब स्टेरिक एसिड से इनसे को रिलेट क्या करो, स्टेरिक एसिड। और ये कैल्शियम स्टेरेट और मैग्नीशियम स्टेरेट ये सारे के सारे हमारे क्या यूज किए जाते हैं, ये ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में इसे हम ल्यूब्रिकेंट्स की तरह यूज करते हैं। ऑल आर यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट्स इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है फ्रेंड्स। अब सोर्स ऑफ, अगर मैं डिजोक्सिन की सोर्स की बात करूँ तो क्या होता है इसका, डिजिटैलिस लेनेटा डिजोक्सिन। अगर मैं डिजिटॉक्सिन की बात करूँ, अगर यहीं पे मैं लिख देता वर्ड डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन तो डिजिटेक, अगर टॉक्सिन है ना, एक देखो ये डिजोक्सिन है ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन का होता है मेरा परफ्यूरिया वाला, डिजिटैलिस परफ्यूरिया, इसका होता है परफ्यूरिया, और इसका होता है लेनेटा। ठीक है। याद कैसे रखोगे, लेनेटा देखो छोटा है और डिजोक्सिन भी छोटा है, तो डिजोक्सिन छोटा है लेनेटा भी छोटा है, तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा आपका, लेनेटा। डिजिटॉक्सिन बड़ा है और परफ्यूरिया भी बड़ा है, तो डिजिटॉक्सिन का क्या हो जाएगा, डिजिटैलिस परफ्यूरिया। रोवोल्फिया की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, रोवोल्फिया, रोवोल्फिया की अगर हम बात करें तो ये किसका होता है हमारा, रोवोल्फिया सर्पेंटिना रोवोल्फिया का होता है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है आपका रोवोल्फिया में, रोवोल्फिया में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका रेजरपिन, रेजरपिन है ना। इफेड्रा का क्या सोर्स होता है, इफेड्रा सिनिका इसका, और एट्रोपा बेलेडोना का क्या होता है आपका, एट्रोपिन का। ये किसका एट्रोपा बेलेडोना, ये आपका बेलेडोना, एट्रोपिन बेलेडोना ये धतुरा का है। एट्रोपा बेलेडोना ये किसका है आपका सोर्स, ये होता है आपका धतुरा का, ये होता है धतुरा का। अगर मैं इनकी फ्रेंड्स की इसकी फैमिली की बात करूँ तो इसकी क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी फैमिली होती है सोलानेशिया। फ्रेंड इसकी फैमिली क्या है, सोलानेशिया। डिजिटैलिस की क्या होती है, स्क्रोफ्लोरेशिया, स्क्रोफ्लोरेशिया। रोवोल्फिया की क्या होती है आपकी, रोवोल्फिया की फैमिली होती है हमारी एपोसिनेशिया, एपोसिनेशिया रोवोल्फिया की। फेड्रा की क्या होती है, फेड्रेशिया, इसकी होती है आपकी फेड्रेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शार्क लिवर ऑयल इज रिच इन, शार्क लिवर ऑयल किसमें रिच होता है फ्रेंड्स, तो इसका होता है हमारा विटामिन ए। शार्क लिवर ऑयल में जो रिच हो, एक होता है शार्क लिवर ऑयल, एक होता है आपका कोड लिवर ऑयल, दो होते हैं कोड लिवर ऑयल, एक होता है शार्क लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल में ए और डी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ विटामिन ए किसमें रिच रिच अमाउंट में होता है, तो विटामिन ए जो रिच अमाउंट में होता है वो कोड लिवर ऑयल में होता है। शार्क लिवर ऑयल में ओनली विटामिन ए होता है, कोड लिवर में ए प्लस डी दोनों होते हैं। कोड लिवर ऑयल का अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो क्या होता है, कोड लिवर ऑयल का जो कोड लिवर ऑयल होता है उसका जो कोड लिवर ऑयल का जो सोर्स है फ्रेंड्स वो होता है गैडस मोरुआ, गैडस मोरुआ होता है, गैडस मोरुआ। फैमिली इसकी होती है गैडिडे, गैडिडे। ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है आपका कोड लिवर ऑयल का सोर्स, कोड लिवर ऑयल। विटामिन डी से अगर रिलेटेड आपको पता है, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं इसे, सनशाइन, सनशाइन विटामिन। विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोगुलेशन के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी। तो विटामिन ई, विटामिन ई हमारे को बताइए हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विटामिन ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मिल्क थिस्टल। मिल्क थिस्टल किससे बिलोंग करता है, मिल्क थिस्टल, इसकी फैमिली अगर मैं बात करूँ, इसकी फैमिली हमने उस दिन याद करी थी, क्या होती है फ्रेंड्स, एस्टरेशिया, एस्टरेशिया। मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, अगर आपको याद होगी तो आप एक बारी में कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है। मिल्क थिस्टल, अगर इसका मैं बायोलॉजिकल सोर्स बताऊँ तो इसका होता है सिलिबम, सिलिबम मारियानम, सिलिबम मारियानम। इसमें मेन कॉन्स्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है मेन कॉन्स्टेंट सिलीमेरिन होता है, सिलीमेरिन होता है।
और इसका हमारा जो यूज़ है वो क्या है, ये हमारा जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा जो होता है मिल्क क्रिस्टल जो होता है, ये हमारा हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है, हिपैटो प्रोटेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैटगट, कैटगट किससे ऑब्टेन होता है हमारा, तो कैटगट किससे मिलते हैं हम, सीधा शीप से, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा शीप। कैटगट किससे ऑब्टेन करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एब्जॉर्बेबल फीचर में आते हैं, एब्जॉर्बेबल। अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्बेबल फीचर का एग्जांपल क्या है, तो एब्जॉर्बेबल फीचर का एग्जांपल आता है कैटगट। किससे मिलता है, ये हमारे को शीप से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेनोसाइट्स, सेनोसाइट्स किससे ऑब्टेन होते हैं, तो सेनोसाइट्स हमारे सेना से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, सेना से, सेना। ये किससे निकलते हैं, सेना। अगर मैं सोर्स की बात करूँ, सेना का क्या होता है, केजिया एंगस्टिफोलिया एंड केजिया। एक तो होता है आपका केजिया एंगस्टिफोलिया, एक होता है केजिया एक्यूटिफोलिया, केजिया एक्यूटिफोलिया। जो एंगस्टिफोलिया है ये हमारा इंडियन सोर्स होता है, और जो एक्यूटिफोलिया है वो आपका अलेक्जेंड्रियन सोर्स होता है। ठीक है, इसकी फैमिली की बात करूँ तो इसकी फैमिली क्या होती है हमारी, लेगुमिनोसे। इसमें क्या होता है, लेगुमिनोसे। ठीक है, और इसकी फैमिली होगी लेगुमिनोसे। इसमें हमारे इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसमें हमारा जो सेना होता है इसमें सेनोसाइट्स ए बी सी होते हैं। सेनोसाइट्स ए और बी होते हैं, सी नहीं होता फ्रेंड, थोड़ी गलती से बोल दिया। सेनोसाइट्स ए एंड बी होते हैं इसके अंदर हमारे। आज वीडियो इतनी ही खत्म करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।